जय हिंद दोस्तों। हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक कितने अनुच्छेद हैं? 100 अनुच्छेद हैं। इसको हम लोग शक्ति के पृथक्करण के आधार पर 3 भागों में बांटे थे। सबसे पहला भाग कार्यपालिका, जिसमें 27 अनुच्छेद हैं, और अंतिमा न्यायपालिका, जिसमें 28 अनुच्छेद है। 27, 28 कितने हो गए? 55 हो गए। और बीच में बच गए 45 अनुच्छेद। 27, 28, 55 और बीच में बच गए 45 अनुच्छेद विधायिका के लिए है। ये जो 27 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। 52 में क्या है? राष्ट्रपति जी आए हैं। कार्यपालिका के सबसे हेड कौन है? ऊपर राष्ट्रपति जी। और 78 में है कि राष्ट्रपति जी को सूचना देना है प्रधानमंत्री को, यानी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह कोई काम करेंगे तो राष्ट्रपति को सूचना देना। यानी राष्ट्रपति से राष्ट्रपति तक याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति को सूचना देना है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और विधायिका में कहाँ से कहाँ तक है बताइए? विधायिका में 79 से लेकर के 123 तक। 79 में जो है ना संसद आ जाते हैं। 79 में क्या आते हैं? संसद। तो कानून बनने लगेगा, विधायिका स्टार्ट। और 123 राष्ट्रपति जी गिनेंगे 1, 2, 3। राज्यसभा लोकसभा के कोई एक सदन अगर नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी, यानी राष्ट्रपति जी क्या गिनेंगे? गिनती गिनेंगे 1, 2, 3। कोई एक सदन नहीं चल रहा है, चलो अध्यादेश जारी कर देते हैं। तो 123 में विधायिका खत्म। और चलिए 124 से होता है 1, 2 का 4, माई नेम इज लखन, है ना गाना? 1, 2 का 4, 4, 2 का 1, माई नेम इज लखन। तो 1, 2 के 4 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट 1, 2 के 4 से स्टार्ट करके 151 तक है, कुल 28 अनुच्छेद। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग विधायिका पढ़ेंगे। विधायिका का पहला 3 अनुच्छेद क्या क्या है? 79, 80, 81। ये बहुत ही सरल है। 79, 80, 81 बहुत ही सरल है। लिखिए सरल, स, र, ल। विधायिका का प्रथम 3 अनुच्छेद बहुत ही इजी है, सरल है। ऐसे भी कपिल शर्मा शो में सरला सुने थे, सरला। तो स से हो गया संसद, स से क्या हो गया? संसद। र से बोलिए राज्यसभा, राज्यसभा। और ल से लोकसभा, यानी सरल का फुल फॉर्म क्या हो गया? स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। राज्यसभा ऊपर है, यानी ऊपरी सदन कौन हो जाएगा? राज्यसभा। लोकसभा नीचे है, तो निचला सदन लोकसभा। अब बताइए 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? आप ही बताइए, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है तो ऊपर हो गया राज्यसभा, उसको 2 में रखेंगे। और नीचे जो है लोकसभा 1 में रखेंगे, यानी प्रथम सदन कौन होंगे? लोकसभा। बड़ा जो है उसको ऊपर रखेंगे तो 2 बड़ा होता है, तो राज्यसभा 2 में हो गए और लोकसभा 1 में। तो प्रथम सदन लोकसभा और दूसरा सदन राज्यसभा। क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट जनता चुनती है, डायरेक्ट जनता चुनती है ना सांसद को लोकसभा में, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो लोकसभा प्रथम सदन, राज्यसभा द्वितीय सदन। यानी हमारे संविधान में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। और राष्ट्रपति जी अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वह बन जाएंगे संसद। संसद में कौन कौन आते हैं? संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी तीनों आते हैं। राष्ट्रपति जी महामहिम हैं। जब ये राज्यसभा और लोकसभा से कोई भी कानून बन करके जाएगा तो जब राष्ट्रपति जी साइन करेंगे ना, तब जाकर वह कानून बनेगा। राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के विधेयक जाएगा, और जब राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे तो वह बन जाएगा कानून। राष्ट्रपति जी किसी सदन के अंग नहीं है, न वो राज्यसभा के अंग है न लोकसभा के। यानी कि संसद में कौन आ गए? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय। ठीक है दोस्तों, तो 79, 80, 81 आपको याद हो गया सरल से। स से संसद, र से राज्यसभा ऊपरी सदन है और द्वितीय सदन है, ल से लोकसभा प्रथम सदन है, और क्या है? निचला सदन है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 79, 80, 81 हो गया है आपको याद। अब चलते हैं 82 पर। बेराशि, बिना राशि के है, बेराशि। देखिए हिंदी लिखिएगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप समझ सकते हैं। बेराशि, बिना राशि के घोड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि क्या होता है इसमें? बेराशि में सीटों का समायोजन है। लोकसभा में सीटों का समायोजन किया गया है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है बेराशि में। अगर मान लीजिए कि जो राज्य में जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना ज़्यादा सीट होगा, तो सब लोग क्या करेंगे? जनसंख्या खूब बढ़ाएंगे। तो ये बिना राशि के घोड़ा हो जाएगा। जनसंख्या खूब बढ़ेगा, बिना राशि के घोड़ा हो जाएगा। क्योंकि हर राज्य चाहेगा कि मेरे राज्य में बहुत सारा सीट हो लोकसभा का, ताकि हम राष्ट्रपति चुनाव में हमारा वैल्यू ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा जनसंख्या,
राष्ट्रपति चुनाव में उतना ज़्यादा वैल्यू, तो सब तो खूब जनसंख्या बढ़ाएंगे, यानी बिना रास के घोड़ा हो जाएगा। इसीलिए 82 में क्या कहा गया है कि 2026 तक, कब तक, 2026 तक वही सीट रहेगा, ठीक है। जो 1976 के जनगणना में, 1976 में जो जनगणना हुआ उसके अनुसार से जो सीट निर्धारण हुआ है 2026 तक वही रहेगा, ताकि कोई बिना रास के घोड़ा न बन जाए, यानी राज्य में जनसंख्या न बढ़ाने लगे, समझे। तो 82 मतलब क्या हो गया, सीटों का समायोजन। सीटों का समायोजन यानी कोई भी चाहेगा कि हमारे राज्य में खूब सीट बढ़े ताकि राष्ट्रपति वाला में फ़ायदा हो, यही ना, समझे। यूपी में काहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं से लड़ते हैं चुनाव, क्योंकि वह बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ के सांसद के मत का मूल्य बहुत अधिक है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत फायदा करता है, ठीक है। तो 82 में क्या है, सीटों का समायोजन। अब चलिए 83 में क्या है बताइए। 83 में चलिए देखते हैं। 83 में है, देखिए 8 और 3, 8 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 5 साल। यानी 83 में है सांसद के सदनों की अवधि, यानी संसद जो है कितना साल कार्य करेगा, सांसद जो है वह कितना साल कार्य करेगा बताइए, 5 साल। तो कैसे याद करेंगे, 83 यानी 8 में से 3 घटा दीजिए 5। तो दोस्तों सांसद का ये कार्यकाल है, लेकिन ये मैक्सिमम कार्यकाल है। अगर लोकसभा भंग हो गया तो 21 साल में, अगर भंग हो गया तो 21 साल में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सांसद का मैक्सिमम कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। 83 में क्या है, उनका कार्यकाल है, ठीक है। और 84 में जब कार्य करा गया, 84 में उनका योग्यता आ गया, यानी संसद बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सांसद बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो हो गया 84 में। 84 खाने जाना है ना भोज, तो 84 में क्या है, योग्यता है आपको, जो है जब संसद के कैंटीन में खाना खाना है 84, तो आपको क्या चाहिए, योग्यता चाहिए। क्या योग्यता चाहिए, 83-84 एक साथ ज़्यादा, लेकिन 8 में से 3 घटा 5, यानी 5 साल कार्यकाल सांसद का मैक्सिमम है। 84 में उनका योग्यता है। योग्यता में क्या हो सकता है बताइए, योग्यता में होगा कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु चाहिए, 25 साल। अच्छा बताइए, सिर्फ आयु समझिए। लोकसभा, राज्यसभा में 30 साल, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितना चाहिए, 35 साल। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल, और राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 साल चाहिए। तो लोकसभा बनने के लिए कितना चाहिए योग्यता, 25 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, और 25 साल का हो लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 साल। कैसे याद करेंगे, देखिए लोकसभा है निम्न सदन, तो कम में कर दीजिए 25 साल, और राज्यसभा है उच्च सदन, तो उससे कर दीजिए ज़्यादा 30 साल, राज्यसभा में हो गया। और सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति जी हैं, तो 35 साल हो गया, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 साल, तो योग्यता हो गया। यानी आपको 3 और 2 5 अनुच्छेद आसानी से याद हो गए। 79, 80, 81 ये तो सरल है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 82 में क्या है, बिना रास के घोड़ा, यानी कि सीटों का समायोजन किया गया है। 1976 में जो जनसंख्या था ना, उसी अनुसार से 2026 तक रहेगा। 1976 में जो जनसंख्या था उसके अनुसार से सीट बना दिया गया कि हमारे संविधान में जो लोकसभा राज्यसभा है उसका सीट जो है मैक्सिमम सीट 550 लोकसभा का, 250 राज्यसभा का, वही सीट रहेगा कब तक, 2026 तक, ठीक है। तो ये सीटों का समायोजन किस में है, 82 में है। अब आप बताइए 83 बताइए। 83, 8 में से 3 घटाइए 5, यानी कि सांसद का कार्यकाल कितना होगा। और 84 में योग्यता, 84 खाने जाएंगे, संसद के कैंटीन में खाइएगा तो संसद बनिएगा तब ना। तो 84 में योग्यता है, क्या है योग्यता, तो भारत के नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा में जाना चाहते हैं तो छोटका सदन है तो 25 साल, छोटके चल जाएंगे। राज्यसभा में 30 साल योग्यता हो गया, सांसद दोनों हैं, राज्यसभा वाले भी और लोकसभा वाले भी, योग्यता उनके हो गए। और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद नौकरी उकरी में है तो लाभ के पद है, सोचिए, सुन के हंसी आता है, नौकरी में लाभ का पद है, लेकिन नेतागिरी कीजिएगा तो लाभ का पद नहीं है। मान लीजिए आप राज्यसभा में हैं, आप लोकसभा में जाना चाहते हैं, लोकसभा के लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो आप राज्यसभा में हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ लीजिए, जीतिए तो राज्यसभा वाला सीट छोड़ दीजिए, क्योंकि नेतागिरी यानी राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, ये सब जो है लाभ का पद नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 85, इसको सुन करके मज़ा आ जाएगा। 85 कुछ याद आया, 50
यानी नहीं पचा तो हो गया पेट खराब, नहीं पचा तो क्या हो गया, पेट खराब हो गया। 85 मतलब नहीं पचा तो हो गया पेट खराब। यानी कि पेट खराब कब होगा, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि जब स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिले तो क्या होगा, विधानसभा भंग हो जाएगा, लोकसभा भंग हो जाएगा। तो केंद्र में लोकसभा होगा, तो जब कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो क्या होगा, भंग हो जाएगा। यानी कि सनावसान विघटन ये सब जो है किसमें आएगा, 85। यानी कि पेट खराब टाइप के नहीं लग रहा है आपको, 85 यानी नहीं पचा तो पेट खराब। यानी कि 85 में क्या है, संसद का सन बुलाना, सन्नावसान करना और विघटन करना, यानी भंग करना। संसद का सन जो है 3 टाइप का सन होता है, शीतकालीन सन, मानसून सन और ग्रीष्मकालीन सन। शीतकालीन सन, मानसून सन और ग्रीष्मकालीन सन। और दो सन के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सन बुलाना, कौन बुलाते हैं संसद का सन, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। सन्नावसान कौन करते हैं, एक सन का समाप्त होना क्या कहलाता है, सन्नावसान। मान लीजिए कि शीतकालीन सन समाप्त हो गया तो सन्नावसान हो गया, ग्रीष्मकालीन सन खत्म हो गया, सन्नावसान हो गया। यानी बुलाते भी है कौन है, राष्ट्रपति जी। बुलाते कौन है संसद के सन, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और ख़त्म कौन करते हैं, यानी सन्नावसान कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं। लेकिन विघटन भी कौन करते हैं, लोकसभा में अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है किसी भी पार्टी का तो लोकसभा के विघटन कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। यानी सन्नावसान विघटन, लोकसभा भंग कर देंगे। तो भंगे से याद रखिए 85 मतलब नहीं पचा तो पेट खराब, 85 नहीं पचा तो पेट खराब, यानी लोकसभा भंग हो जाएगा। तो इसी में है सन बुलाना, सन्नावसान करना, यानी कि कोई सन बुलाते सन बुला लिए राष्ट्रपति जी, सन्नावसान कर लिए। और अगर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है तो भंग कर देंगे। तो नहीं पचा तो पेट खराब, 85। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 85 में आप समझ गए, नहीं पचा तो पेट खराब, 85 नहीं पचा तो पेट खराब, यानी कि लोकसभा भंग हो जाएगा। सन बुलाएंगे, सन खत्म हो जाएगा, सन्नावसान राष्ट्रपति जी कर देंगे, ठीक है। अब चलिए 85 से ही आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड है 86 और 87। 85 में क्या पढ़े, राष्ट्रपति जी सन बुलाएंगे। तो जब सन बुलाएंगे ना तो राष्ट्रपति जी उसमें अभिभाषण करेंगे, क्या करेंगे, भाषण देंगे, अभिभाषण। तो सामान्य अभिभाषण जो है वह 86 में है और विशेष अभिभाषण जो है वह 87 में है। ये विशेष क्यों है, आप बोलिएगा ना कि ये विशेष क्यों है जी। तो इसमें जो है ना नई नवेली लोकसभा आती है, जब लोकसभा नया निर्वाचन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नया सांसद लोग आते हैं, तो उसमें जब भाषण देंगे तो वो 87 के अंतर्गत आएगा, यानी विशेष अभिभाषण। और मान लीजिए कि वर्ष का प्रथम अभिभाषण है तो विशेष अभिभाषण है, ठीक है। तो आपको तीनों अनुच्छेद याद हो गए। 85 में नहीं पचा तो पेट खराब, यानी लोकसभा के भंग करेंगे। 85 में ही कहा गया है कि संसद के सन बुलाएंगे और सन्नावसान करेंगे, यानी संसद का सन जब खत्म हो जाएगा तो उसको समाप्त करेंगे राष्ट्रपति जी। उसी से रिलेटेड 86-87 याद कीजिए। जब सन बुलाएंगे ना तो राष्ट्रपति जी अभिभाषण करेंगे, सामान्य अभिभाषण 86 में है। कोई भी सन का प्रारंभ में जब अभिभाषण करते हैं दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके या फिर अकेले अकेले भी कर सकते हैं, तो सामान्य अभिभाषण 86 में हो गया। और 87 में विशेष अभिभाषण, विशेष क्यों है, क्योंकि नया नया चुनाव हुआ है, नए नए सांसद आए हैं, देखेंगे अरे वाह राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं, क्या क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं, विशेष हो गया। या फिर वर्ष के प्रथम अधिवेशन में, जब वर्ष का प्रथम सन आते हैं तो उसमें भी विशेष हो जाता है, यानी 87 में हो गया। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। 85, 86, 87 याद हो गया। अब चलते हैं हम लोग 88 में। 88 में बहुत अच्छा है, 88 में चलिए। 88 में है 8-8, 88 में 8-8 है। तो 8 मतलब याद रखिए ठाठ। किनका ठाठ है जी, हमारा ठाठ चलता है। क्या ठाठ चलता है जी, तो 2 लोगों का ठाठ चलता है, मंत्री जी का और महान्यायवादी का। किनका किनका ठाठ चलता है, हम ठाठ से रहते हैं। मंत्री जी, कोई भी मंत्री बन गए तो वो विशेष हो गए, यानी कि ठाठ उनका चलेगा। और महान्यायवादी का, महान्यायवादी, मंत्री जी और महान्यायवादी 2 लोगों का 8-8 यानी ठाठ चलता है, यानी ठाठ से रहते हैं। क्यों जी, आप क्यों ठाठ से रहते हैं, क्योंकि ये 2 लोग विशेष हैं, ये समान सांसद नहीं है, ये मंत्री बन चुके हैं। और महान्यायवादी तो किसी सदन का सदस्य भी नहीं है, फिर भी वह कोई सदन में जाकर के भाग ले सकते हैं। समान जो सांसद है वह सदन में अपने सदन में ही भाग लेंगे, दूसरे सदन में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन मंत्री अगर बन जाइए या फिर महान्यायवादी यानी कि सरकार के कानूनी सलाहकार बन जाइए तो आप किसी भी सदन में जाकर के भाग ले सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं है।
यानी 8-8 मतलब हमारा ठाठ है, सांसद है जी, नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते दूसरा सदन में, आप अपने सदन में रहिए। लेकिन मंत्री बन गए हैं, जाइए जाइए, आप कोई सदन में जा सकते हैं, आपका ठाठ है, आपका तो ठाठ चलता है ना, आप तो मंत्री बन गए हैं। 8-8 मतलब ठाठ, 8-8 मतलब ठाठ। और महान्यायवादी, म से मंत्री, म से महान्यायवादी, ये कोई सदन में चले जाएंगे क्योंकि मंत्रालय वाला आदमी है ना। और महान्यायवादी तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन कोई भी सदन में जा सकते हैं क्योंकि सरकार के वकील है ना, वकील हैं तो जावे करेंगे वकील साहब ने, देखेंगे कौन क्या बतिया रहा है। तो इन दोनों को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट जो है जिस सदन के आप सदस्य हैं उसी सदन में आप वोट दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार जिस सदन के सदस्य, यानी राज्यसभा के सदस्य है तो राज्यसभा में ही वोट दीजिएगा, लोकसभा के सदस्य है तो लोकसभा में ही वोट दीजिएगा। लेकिन मंत्री लोग क्या कर सकते हैं, सदन में भाग ले सकते हैं, उनका वहाँ पे बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग के समय ये भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अपने सदन में है तो भाग ले लेंगे। अगर लोकसभा के मंत्री है, लोकसभा में है तो भाग ले लेंगे, लेकिन लोकसभा के मंत्री हैं, लोकसभा में चुने गए हैं सांसद, और जाकर राज्यसभा में कहेंगे कि हम वोट देंगे, तो उनको वोट नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि आप राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। भाग लीजिए, आप मंत्री हैं, महान्यायवादी है, भाग लीजिए। चलिए 89 से लेकर के 93 तक, 89, 90, 91, 92, 93, 4 अनुच्छेद जो है वह बॉस के लिए है। 89 से लेकर के 92 तक ही होगा, सॉरी, 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगा, 89 से लेकर के 92 तक। ये जो है ना राज्यसभा, जो ऊपर हो गया राज्यसभा के बॉस, राज्यसभा के बॉस कौन होते हैं बताइए, राज्यसभा के सभापति जो चेयरमैन के कुर्सी पर बैठते हैं ना, वो बॉस हो गए। तो 4 अनुच्छेद जो है राज्यसभा के लिए है, और 93 से लेकर के कहाँ तक के 96 तक 4 अनुच्छेद हो गए। जब 89 में 3 जुड़ेगा तो 89 भी सम्मिलित होगा, तो 4 अनुच्छेद हो गए। फिर 93 से लेकर 96 तक लोकसभा के बॉस के लिए। लोकसभा के बॉस कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष बॉस के कुर्सी पर जाके बैठ जाएंगे। तो ये 8 अनुच्छेद जो है 4 बात इसमें पढ़ना है ना, 89 से लेकर के 92 तक में। तो 89 से लेकर के 92 तक में जो 4 बात पढ़नी है, वही 4 बात जो है 93 से लेकर के 96 तक में पढ़नी है, यही 4 बात। अंतर क्या है, तो इसमें राज्यसभा के बारे में है और इसमें लोकसभा के बॉस के बारे में है। अब जानते हैं कि ये 4 बात क्या है, पहले बात समझ लीजिए, आपको 8वां अनुच्छेद याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला बात है नियुक्ति, क्या है, नियुक्ति। दूसरा बात है रिक्ति, मतलब हटेंगे, नियुक्ति रिक्ति। और तीसरा बात है कर्तव्य, क्या है, कर्तव्य। अगर आप कर्तव्य के पालन नहीं कीजिएगा तो आपको हम हटाने का सोच रहे हैं, यानी हटा देंगे, पीठासीन नहीं रहिएगा आप, यानी बॉस के कुर्सी पर आप नहीं बैठिएगा। नियुक्ति रिक्ति, और तीसरा में है कर्तव्य, कर्तव्य के पालन नहीं किए हैं तो आप बॉस के कुर्सी पर मत बैठिए, यानी पीठासीन आप नहीं रहेंगे। यही 4 बात जो है दोनों में रिपीट है, यानी पीठासीन नहीं रहेंगे। फिर से सोच लीजिए, अगर ये 4 बात याद हो गया तो आपको 8 अनुच्छेद ऐसे ही याद हो जाएंगे हंसते खेलते। 89, 90, 91, 92, ठीक है, ये हो गया राज्यसभा के लिए। 89 में नियुक्ति, किसका नियुक्ति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। लेकिन सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका नियुक्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उपराष्ट्रपति का तो स्पेशल तरीके से नियुक्ति होता है, और उपसभापति का नियुक्ति होगा, कौन करेंगे, जो राज्यसभा के सदस्य वो कर लेंगे। रिक्ति, 90 में क्या है, रिक्ति है, नियुक्ति रिक्ति। तो राज्यसभा के सभापति जो है वो त्याग दे दें, या फिर उनके गलती के कारण वहाँ पे राज्यसभा के लोग उनको हटा दे तो भी रिक्ति हो जाएगा, यानी रिक्ति या त्याग हो गया 90 में। 91 में क्या है, तो जो राज्यसभा की कुर्सी पर बैठेंगे वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, क्या है, कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्य के पालन सही तरीके से नहीं किए तो आप बॉस के कुर्सी पर मत बैठिए, आप पीठासीन नहीं रहिएगा, बॉस के कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते हैं, पीठासीन नहीं रहिएगा, क्योंकि जिस पर मामला चलता है वो खुद न्याय नहीं दे सकता है ना। तो जैसे राज्यसभा के पूरा लगा हुआ है राज्यसभा, बॉस के कुर्सी पर उन पर अगर मुकदमा चल रहा है तो वो नहीं बैठ सकते, यानी कि राज्यसभा ही उनको पीठासीन से हटा देगा। फिर से देख लीजिए, 89, 90, 91, 92। 89 में क्या है, नियुक्ति, यानी कि राज्यसभा के बॉस कौन होते हैं, सभापति उपसभापति। तो ये एक्सेप्शन में है कि सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उनका नियुक्ति तो पहले ही हो चुका है, तो उपसभापति की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यसभा के सदस्य करेंगे। 90 में क्या, रिक्ति, यानी खुद हट जाए या फिर अगर गलती करेंगे तो उनको हटा दिया जाए,
तो हो गया रिक्ति 90 में। नियुक्ति रिक्ति 91 में है कर्तव्य, यानी कि जो राज्यसभा के सभापति या उपसभापति बने वो अपने कर्तव्य का अच्छे तरीके से पालन करेंगे। अगर नहीं किए तो आपको पीठासीन जो है नहीं रहना है, आप पर हम हटाने का हम सोच रहे हैं आपको पीठासीन नहीं रहना है। नियुक्ति रिक्ति कर्तव्य और पीठासीन नहीं रहेंगे, बस इतने याद रखना है। चारों अनुच्छेद याद हो गए। चलिए अब हम लोग लोकसभा के बॉस के बारे में देखते हैं। लोकसभा के बॉस कहाँ से होगा? चार अनुच्छेद तो हो गए 89, 90, 91, 92। अब चलिए 93, 94, 95, 96 लोकसभा के बॉस के लिए। पहले किसको पढ़े? राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, तो बाद में पढ़ेंगे लोकसभा के बॉस के बारे में। लोकसभा में भी वैसी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा शुरू? 93 से। 93, 94, 95, 96। नियुक्ति रिक्ति कर्तव्य और पीठासीन नहीं रहेंगे। नियुक्ति यानी कि लोकसभा के बॉस कौन हो गए? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनकी नियुक्ति होगी। कौन करेंगे नियुक्ति जी? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, सांसद लोग हैं, वही करेंगे। रिक्ति, जब वो गलत काम करेंगे तो सांसद लोग जो है उनको हटा देंगे या फिर वो खुद त्याग पत्र दे दे तो रिक्ति हो जाएगा। नियुक्ति रिक्ति हो गया। और 95 में क्या है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कर्तव्य पालन, वो कर्तव्य पालन करेंगे, ठीक है। और 96 में क्या है? अगर कर्तव्य के पालन सही से नहीं किए तो क्या होगा? उनको हटाने का सोच रहे हैं तो वो पीठासीन नहीं रहेंगे। और इसमें क्या है? कर्तव्य है। तो आपको 4 बात ही याद रखनी है, 8 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। 4 राज्यसभा के और 4 लोकसभा के। नियुक्ति रिक्ति कर्तव्य और पीठासीन नहीं रहेंगे, बस। चलिए 89 में क्या कहा गया? इसमें सभापति और उपसभापति के चर्चा है, ठीक है, उसमें उनका नियुक्ति की चर्चा है। 90 में क्या है बताइए? 89 से एक बार 93 आ गए, उसी में 89 से 93। चलिए 93 भी वैसी है, आप समझ गए होंगे। 96 तक हो गया। अब चलिए हम लोग 97 देखते हैं। 97 बॉस जो है वो 89 से लेकर के 96 तक हो गए। 89 से 92 तक राज्यसभा के बॉस और 93 से लेकर के 96 तक लोकसभा के बॉस। तो अब उनको पैसा नहीं दीजिएगा, काम उम करवा लिए हैं, पैसा दीजिए। तो इसको बहुत ही यूनिक तरीके से हम याद करते हैं। 97 जब ये बॉस जो हैं राज्यसभा लोकसभा में बॉस बन के रहते हैं, लेकिन घरे जाएंगे ना तो इनका संतान पूछेगा, पापा पैसा दीजिए ना, चॉकलेट खाना है। यानी इनका संतान जो है ना उनको सताएगा। 97 संतान जो है सताएगा, खूब ऐश करेगा कि हमारे पापा तो बॉस है लोकसभा राज्यसभा में, तो हम मस्ती करेंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे। यानी 97 में है इनका वेतन। लोकसभा राज्यसभा के जो बॉस हुए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा में सभापति उपसभापति, उनका वेतन किस में है? 97 में। 97 में कैसे याद करेंगे? संतान जो है घर जाएंगे तो संतान उनसे पैसा मांगेगा, तो कहेंगे रुक जाओ पैसा मांग के आते हैं। यानी 97 में क्या है? बॉस का वेतन। 97 में बॉस का वेतन, क्योंकि जाएंगे घरे तो बेटवा जो है संतान जो है उनसे पैसा मांगेगा। चलिए 98 बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके हम लोगों के लिए। संसद का सचिवालय कैसे याद करेंगे? बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों। 98 आज हम ठान लिए हैं, 98 हम ठान लिए हैं कि हम सचिवालय में जइबे करेंगे, संसद के सचिवालय में जइबे करेंगे। हम ठान लिए हैं। क्या किए हैं? हम ठान लिए हैं। 98 हम ठान लिए हैं कि संसद के सचिवालय में जइबे करेंगे, यूपीएससी निकालेंगे और सचिव बनेंगे, संसद के सचिवालय में जाएंगे, ठीक है। तो 98 हम ठान लिए हैं। जब तक ठानिएगा नहीं तब तक यूपीएससी निकलेगा नहीं। तो सचिवालय क्या है? 98 में। अब चलिए 99 में है संसद के शपथ। बताए थे, जब शपथ बताए थे तो 60 में बताइए किसका शपथ है? 60 60 तो शपथ राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का शपथ क्या में? 69 में। 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ है। और 99 में किसका है? सांसद का। 3 प्रकार के शपथ है, याद रखना है। 99 में कितना है? सांसद का शपथ है। अनुसूची में अगर पढ़िएगा तो वेतन 3 अनुच्छेद 3 में जो है शपथ की चर्चा है, अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। तो 60 में है राष्ट्रपति का, 69 में उपराष्ट्रपति, 69 उपराष्ट्रपति का शपथ और 99 में है सांसद का शपथ। कैसे याद करेंगे 99 में सांसद का शपथ? तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। 99 में सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में सांसद चुने गए थे, तो उन्हीं पर हम याद करेंगे 99। सचिन तेंदुलकर जो है शतकों का महाशतक बनाने वाले थे, लेकिन बार बार जा करके
चूक जाते थे, कभी 95 पर, कभी 94 पर नर्वस 99 के शिकार हो जाते थे, नर्वस 99। तो जब घर जाते थे ना तो बार बार शपथ लेते थे कि इस बार जो है ना पक्का हम शतकों का महाशतक मारेंगे, चाहे जो हो जाए, इस बार अच्छा से खेलेंगे और शतकों का महाशतक मारेंगे। हर बार शपथ लेते थे अपने मन में कि इस बार जो है भारत को जो है यूनिक प्लेयर बनकर दिखाएंगे हम, क्योंकि इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। तो शतकों का महाशतक, तो 99 में क्या हो गया, नर्वस 99, सचिन तेंदुलकर से याद कीजिए, नर्वस 99। शतकों के महाशतक बनाने से पहले हर बार शपथ लेते थे और नर्वस 99 के शिकार हो जाते थे। तो संसद के शपथ की चर्चा किस में है, सांसद की शपथ की चर्चा 99 में है, सचिन तेंदुलकर से याद रखिए। अब चलिए 100 में क्या है, 100 बहुत ईजी है 100 भाई। 100 में जो है देखिए दोस्तों, जब आप परीक्षा देते हैं तो कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का, लेकिन पास मार्क कितना होता है, 30% पर। परीक्षा देते हैं तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पास मार्क रहता है 30%। लेकिन जानते हैं दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा में जो है पास मार्क 10% है। आप कहिएगा ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही जो है जब 10% सदस्य उपस्थित होंगे ना तो वह कार्यवाही चलेगा, यानी पास मार्क लोकसभा की कार्यवाही चलेगा कि नहीं चलेगा। तो पास मार्क कितना है, 10%, यानी कि इसको कहते हैं गण पूर्ति। क्या बोलते हैं, गण पूर्ति। गण पूर्ति कितना है, 10% है, यानी 100% का मार्क्स है, 100% लोग हैं लोकसभा में, लेकिन गण पूर्ति यानी पास मार्क कितना हो जाएगा, 10% पर पास है। यानी कि अनुच्छेद 100 में क्या है, गण पूर्ति है, पास मार्क है 10% पर। ठीक है दोस्तों। तो कोरम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गण पूर्ति या कोरम, यानी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही तभी चलेगी जब जितना जो सदस्य हैं, यानी 100% सदस्य हैं, उसके 10% अगर लोग होंगे तब कार्यवाही चलेगी। ठीक है, 100 खत्म हो गया। एक बार बोलिए जय हिंद। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 101 पढ़ते हैं। 101 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 101। चलिए दोस्तों, तो 101 पढ़ते हैं। 101 लिखिए पहले आप, उसके बाद हम समझाते हैं। 101 लिख दिए, इधर भी एक है, इधर भी एक है, यानी आप अगर दो जगह चुने गए, दो जगह चुन लिए गए, मान लीजिए राज्यसभा के पहले सदस्य हैं और लोकसभा के लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लोकसभा में चुनाव लड़ लिए, तो दो जगह चुने गए ना, इधर भी एक, इधर भी एक है, तो एक जगह आप सीट को रिक्त कर दीजिए। यानी कि 101 में है स्थानों का रिक्त करना, यानी एक स्थान का रिक्त करना। यानी दो जगह अगर चुने गए, 101 राज्यसभा में है, लोकसभा में चुने गए, या फिर मान लिया किसी को राज्यसभा में चुनाव का चुनने का मन है तो राज्यसभा से लोकसभा या फिर लोकसभा से राज्यसभा में कहीं भी अलग चुने गए, तो एक जगह आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो है दो जगह पोस्ट धारण नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई आदमी राज्यपाल है और वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, राज्यपाल है, राष्ट्रपति बन गए चुनाव लड़ करके, ठीक है, तो क्या करेंगे, राज्यपाल के पद को छोड़ देंगे, एक जगह छोड़ देंगे और इधर राष्ट्रपति वाला बन जाएंगे अपना, तो राज्यपाल वाला छोड़ दिए। तो इसीलिए अनुच्छेद 101 में कहा गया है स्थानों का रिक्त होना। क्या कहा गया है, स्थानों का रिक्त होना, यानी 101, इधर भी एक, इधर भी एक, यानी एक स्थान छोड़ दीजिए, इधर वाला छोड़ दीजिए। दो जगह अगर चुना गया है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, तो कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, जो दोनों सदन का सदस्य चुना जाएगा वो एक जगह स्थान रिक्त कर देगा। ठीक है, जो अच्छा लगे उसको अपना लीजिए। चलिए अब चलते हैं 102 पर, अनुच्छेद 102। 102 में क्या है आप बताइए, सदस्य के लिए निरहताएँ, सदस्य के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, यह है 102 में। 101 में था चुना गया दो जगह तो एक जगह छोड़ देना है, और 102 में है कि सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या निरहताएँ होनी चाहिए, यानी कि वह लाभ के पद पर नहीं होगा, पागल नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा और विदेश की नागरिकता अर्जित नहीं किया हो। 102 में क्या है, निरहताएँ हैं। 101 में याद हो गया ना कि दो जगह एक एक, यानी दो जगह चुना गया तो एक जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद उनका क्या है, निरहताएँ हैं। अब चलिए 103, निरहताएँ लिख देते हैं इसमें। ठीक है, सदस्य के लिए निरहताएँ, निरहताएँ माने क्या, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, निगेटिव बात हो गया ना, पागल दिवालिया ये सब नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, बिक्री चित नहीं होना चाहिए, निरहताएँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 103 चलते हैं। 103 लिखिए। 103 में क्या है, सदस्यों के लिए निरहताएँ संबंधित प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा निश्चय
विनिश्चय। जो संसद सदस्य जो हैं उनका निरहताएँ से संबंधित कोई विवाद हो जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा उनका विनिश्चय किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 101 तो आपको अच्छा से याद हो गया है। 102 में क्या है? निरहताएँ हैं, उनकी निरहताएँ हैं कि पागल दिवालिया ना हो, और उससे कोई विवाद हो गया तो 103 में हो गया। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चय किया जाएगा किसके सलाह पर? निर्वाचन आयोग के सलाह पर। निर्वाचन आयोग ही ना चुनाव करवाते हैं संसद का, तो उनके राय में उनको राय लेकर के राष्ट्रपति जो उनका विवाद देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अच्छा एक अनुच्छेद याद कराते हैं 104। 103 के बाद 104। 4 से याद कीजिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। अचार, 4 से क्या याद कीजिए? अचार। 4 से अचार, अचार खाने के बराबर। इसमें कहा गया है, हंसी लगेगा आपको सुन करके, कि यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ के, यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए लोकसभा या राज्यसभा में बैठ जाते हैं तो उनको फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? 500 रुपया। तो 500 रुपया तो उनके लिए अचार के बराबर हो गया ना। कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, हम अचार खाएंगे, उतना तो 500 रुपया हमारे लिए है। तो 104 मतलब क्या याद रखना है? अचार। अचार, अचार 500 रुपया के तो वो लोग अचारे खा जाते होंगे। तो 104 में क्या कहा गया है कि बिना शपथ लिए आप लोकसभा या राज्यसभा में जाके बैठ जाते हैं तो आपको फाइन लेगा। कितना लेगा फाइन? 500 रुपया। कौन मूर्ख होगा जो जाके बैठेगा बिना शपथ लिए? तो बिना शपथ लिए नहीं बैठना है। 104 में अचार याद रखिए। अचार मतलब 500 रुपया फाइन होगा डेली के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 105। 105 इसको सुन के बहुत मस्ती आ जाएगा आपको। 105 मतलब जिह्वा का नाच। जिह्वा का नाच। 5 मतलब क्या याद रखना है? जिह्वा का नाच। इसमें जीव जो है ना बहुत नाच करता है, बहुत इधर उधर करता है जीव। 105 मतलब क्या याद रखना है? जिह्वा का नाच, यानी जीव का नाच। जिस प्रकार हम लोग को अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 ये आदमी हो गया, ये वाला माइक हो गया, बोलने की स्वतंत्रता देता है, उसी प्रकार सांसद को जो है बोलने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 105। ये संसद का विशेष अधिकार है। जब तक संसद में बहसा बहसी नहीं होगा, जब तक किसी भी विधेयक पर अच्छा से मंथन नहीं होगा, तब तक अच्छा कानून कैसे बनेंगे? इसलिए एक विशेष पावर दिया गया। 5 मतलब पावर याद कर सकते हैं। 5 मतलब पावर। सांसद को एक विशेष पावर है। 5 मतलब पावर, या फिर जीवा का नाच कह सकते हैं, कि कोई भी विधेयक पर जम के चर्चा होगा तभी वह विधेयक जो है पास किया जाएगा। इसमें जो है संसद जो है बोलने की स्वतंत्रता है उनको। इसी के कारण संसद में जो है कुर्सी तुरंत रोवल होता है। कोई कुछ बोल दिए, बोलने की स्वतंत्रता है। तो 105 में क्या है? जीवा के नाच। कोई कुछ बोल दिए और कुर्सी तुरंत रोवल हो गया 105 में। तो सांसद का विशेष अधिकार किसमें? 105 में। तो आपको कैसे याद रखना है? 105 मतलब जीवा के नाच, या फिर पावर याद रखिए, विशेष पावर, बोलने का पावर, जिसके तहत संसद में क्या होता है? कुर्सी तुरंत रोल होता है लोकसभा राज्यसभा में कि नहीं ये पास नहीं होगा चाहे जो हो जाए। अब चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं 106। 106 देखिए दोस्तों, अब 106 में जो है 97 में किसको वेतन दिए थे? उनका बेटा जो सताया था संतान बॉस को। तो छोटा बच्चा जो है ना पैसा को बोलता है पैछा। पैसा को क्या बोलता है? पैछा। छा मतलब 6 याद रखिए। छोटा बच्चा पैसा को क्या बोलता है? पैछा। यानी सांसद को वेतन दे दीजिए। अब सांसद जब घरे गए तो उनका छोटका बचवा जो है कहता है पप्पा पैछा दीजिए ना, पैछा, पप्पा पैछा दीजिए, पैछा। तो छा मतलब 6, यानी 106। सांसद को वेतन किस में मिलेगा? 106 में। और बॉस को वेतन, बॉस का संतान यानी सताएगा। भले आप बाहर में बॉस है राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन घर जाइएगा तो बेटा आपको सताएगा यानी 57। बॉस वाला याद रखिए, सताएगा बेटा यानी 57। 57 नहीं 97। और छोटका बच्चा जो है पैसा को क्या बोलता है? पैछा। तो पैछा किसको? सांसद को पैसा किस में मिलेगा? 106 में। ठीक है, अब चलिए 107 देखते हैं। 107 में जो है ना, 107 लिखिए पहले। 107 7 मतलब हो गया साधारण। क्या हो गया? साधारण। यानी साधारण विधेयक जो है 107 में पास होगा। यानी कि
106 में तो आप पैसा दे दिया है सांसद लोग को, विधायिका में पैसा वैसा ले लिया, अब खुश हैं, तो क्या करेंगे, अब कानून बनेगा। 107 से क्या बनेगा, कानून। तो 107 मतलब साधारण विधेयक, 7 मतलब साधारण, 7 मतलब साधारण विधेयक जो है 107 में चर्चा किया गया है। अब चलिए 108, 108, 8 मतलब याद रखिए 60 गांठ, 8 मतलब 60 गांठ, 8 मतलब 60 गांठ। क्या 60 गांठ, तो जब जो है कोई विधेयक अटक जाता है, यानी लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा में जाके अटक गया, या फिर राज्यसभा से पास हो गया लोकसभा में अटक गया, तो 60 गांठ किया जाता है, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 60 गांठ मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। और अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति जी कहेंगे कि आप, हम चल जाते हैं, आप संभालिए, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करेंगे और बुलाएंगे राष्ट्रपति जी। फिर से देख लीजिए, 108 मतलब 60 गांठ, यानी कि अगर विधेयक नहीं पास हुआ तो राष्ट्रपति जी कहेंगे दोनों आदमी मिल के विधेयक पास कर लीजिए, तो 60 गांठ हो जाएगा संयुक्त अधिवेशन। 60 गांठ, 60 गांठ करके आप लोग पास कर लीजिए, ठीक है। बुलाएंगे कौन, राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, और अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति कहेंगे कि हम चल जाते हैं, आप ही कर लीजिए। ऐसे भी लोकसभा में कितना सीट है, मैक्सिमम 550, और राज्यसभा में 250। तो किसका यहाँ पे अति चलेगा, मतलब ज़्यादा करके प्रभावी कौन होंगे, लोकसभा होंगे, क्योंकि जब 60 गांठ होता है ना संयुक्त अधिवेशन, तो यह आधा से एक अधिक पर ही पास हो जाता है, 50% + 1 पर ही पास हो जाता है। जब कोई विधेयक पास नहीं हुआ, मान लीजिए लोकसभा में पास है, राज्यसभा में अटका रहा है, तो 50% + 1 पर ही पास हो जाएगा। अब बताइए, टोटल जो है 550 लोकसभा में और 250 राज्यसभा में मैक्सिमम होंगे, यानी 800 सीट हो गए, तो आधा से एक अधिक कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा। तो किसका यहाँ पे चलेगा प्रभाव, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के पास 550 लोग हैं, वही पास करा देंगे 400 + 1 पे। लेकिन राज्यसभा के पास कितना सीट है, मात्र 250, वो चाह के भी पास नहीं करा पाएंगे। यानी कहा जाता है इसमें कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना और लोकसभा द्वारा पास करना दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जब तक लोकसभा के अगर सभी लोग अगर एकमत हैं, तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा जो आसानी से विधेयक को पास करा लेगी। ऐसे भी लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए लोग आए हैं ना, इसलिए उसको ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, विधेयक पास हो जाएगा 108 में। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जिस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, जैसे धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन में बुला करके पास करा लीजिएगा लोकसभा द्वारा, तो गलत हो जाएगा ना। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो क्या करना है कि संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, दोनों सदन में अलग अलग पास होना जरूरी है। और धन विधेयक, तो धन विधेयक पैसा कौड़ी वाला चीज़ है, तो धन विधेयक जो है उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। इसमें लोकसभा के ही प्रबलता है, लोकसभा ही प्रभावी है। वो कहते हैं कि धन विधेयक जो है, इसको बारे में विशेष करके आगे पढ़ते हैं 109 में। चलिए 109 में, 108 के बाद क्या आता है 109, तो 109 में है जो धन विधेयक है। 109 में क्या है, धन विधेयक। जब 108 में आप पढ़ें कि धन विधेयक के केस में क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, तो उसके बाद क्या आता है 109 आता है। धन विधेयक, अगर धन विधेयक बताएगा कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है बता देंगे कि धन विधेयक है कि नहीं। धन विधेयक का निश्चय कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। पहले कोई विधेयक आएगा ना, तो जाके अध्यक्ष महोदय से पूछेंगे, लोकसभा अध्यक्ष से, कि बताइए तो ये धन विधेयक है कि। अगर अध्यक्ष महोदय बोल दिए हाँ हाँ ये धन विधेयक है, तो वह पहले कहाँ पेश होगा, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा क्या है, जनता द्वारा चुना गया है। तो इसमें पैसा कौड़ी वाला काम किसको दिया गया, लोकसभा को। धन मतलब पैसा, तो लोकसभा में पहले पेश होगा, और राज्यसभा में जो है ना फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में क्या किया जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाएगा, राज्यसभा में फॉर्मेलिटी के लिए भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा पास नहीं करती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जो है ना धन विधेयक के लिए उसको संशोधन का अधिकार ही नहीं है राज्यसभा को, क्योंकि धन विधेयक यानी पैसा कौड़ी का मामला है, तो मुख्य रूप से किसको शक्ति है, लोकसभा को। लोकसभा में विधेयक, धन विधेयक, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बोल देंगे कि यह धन विधेयक है, लोकसभा में पेश हो जाएगा, और जब पास हो गया ना लोकसभा में, तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा जो है उसको मैक्सिमम जो है 14 दिन तक, कितना दिन तक, मैक्सिमम 14 दिन तक उसको रोक सकते हैं।
14 दिन तक अगर वह नहीं पास किए तो वह स्वतः पास माना जाएगा। हाँ, वह सलाह दे सकते हैं कि इसमें ये सुधार कर लीजिए, माने चाहे ना माने, लोकसभा का काम है। मन हुआ तो माने, न मन हुआ तो नहीं माने। और इसमें एक बात और याद रखिएगा, जब धन विधेयक पेश होता है ना, तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दिया जाता है कि ये धन विधेयक है, हम लोग धन विधेयक पास करने जा रहे हैं, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना। इसीलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति जी भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको हम पहले बता दिए हैं कि हम लोग धन विधेयक जो है पास करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना मिल गया है, राष्ट्रपति जी उसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अब चलिए 108 में क्या था फिर से देख लेते हैं। 107, 8, 9। 107 मतलब 7 मतलब क्या होता है? साधारण विधेयक। 108 मतलब 60 यानी संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन किस में नहीं होगा? धन विधेयक में। यानी 109 में क्या है? धन विधेयक। 109 और 110 जो है ना, एक साथ याद रखिए। 108 में 60 है, धन विधेयक में 60 नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा इम्पोर्टेंट है, और संविधान संशोधन में भी 60 नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन जो है दोनों सदन में अलग अलग पास होना जरूरी है। जब आप 110 याद कीजिएगा ना, तो 109 उससे पहले वाला आपको अपने याद हो जाएगा। चलिए 110 पहले देख लेते हैं। 10 का इंग्लिश क्या होता है? 10। 10 का इंग्लिश क्या होता है? 10। तो 10 से याद रखिए टन। टन। जब आप लक्ष्मी जी के मंदिर में जाते हैं दिल में मनोकामना लिए हुए कि हमको खूब धन बरसे, तो आप क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं, टन टन, और मन में आता है धन धन, टन टन, धन धन। यानी 10 में हो गया टन टन, यानी धन धन। बोले तो धन विधेयक की परिभाषा किस में है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में किसकी परिभाषा है? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा किस में है? अनुच्छेद 110 में। कैसे याद करेंगे? 10 का इंग्लिश होता है 10, यानी टन टन, धन धन, यानी धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। तो उससे एक कम कर लीजिए। 109 में क्या है? धन विधेयक के बारे में है कि धन विधेयक अगर होगा तो वह लोकसभा अध्यक्ष से पूछा जाएगा कि धन विधेयक है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ है, तो लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाएगा, वो पास करे तो भी ठीक, नहीं पास करे तो भी ठीक है, वह स्वतः पास हो जाएगा। और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दिए हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी उस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। अब चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग। क्या है वो आर्टिकल? ये है 111। इसका बहुत ही अच्छा हम ट्रिक बनाए हैं, आपको सुन करके दिल खुश हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति जो है ना सुपर पावर बन जाते हैं। कहते हैं राष्ट्रपति जी हम ही हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हम ही हैं। राष्ट्रपति जी क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, यानी सुपर पावर है। वही है ब्रह्मा 1, यानी एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी और एक महेश यानी शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? राष्ट्रपति जी। क्यों भाई ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? 111 में ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी सुपर पावर हैं? तो 111 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा पूरा मेहनत करके विधेयक को पास कर ले, लेकिन ये सुपर पावर जो है राष्ट्रपति जी, समझिए कि देश के राजा जो हैं, जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वह विधेयक जो है कानून नहीं बनेगा। और इसी में है वीटो पावर। जानते हैं दोस्तों, इसी में है वीटो पावर। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? जेबी वीटो का यूज करते हैं, मोड़ करके जेबी में रख लेते हैं। ठीक है, जेबी में रख लेते हैं मोड़ करके, और कहते हैं कि हम कुछ बताइए नहीं करेंगे। बोलेंगे कि क्या जी साइन कर देते? करेंगे करेंगे। वैसा ही है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और विधेयक पास ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जेबी वीटो इसी में है। और अनुच्छेद 111 में क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी तीनों पावर राष्ट्रपति जी में समाहित है। वो जब तक साइन नहीं करेंगे, लोकसभा राज्यसभा चाहे जो कर ले, कोई उपाय नहीं है। तो वीटो पावर जो है 3 तरह का वीटो पावर दिया गया है। जेबी वीटो जो है ये जो है आपको मोड़ कर जेबी में रख लेते हैं, लौटाइए नहीं करते हैं। और एक जो है ना वीटो है, एक वीटो है ना जो पुनर्विचार का वीटो है। पुनर्विचार क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी देखेंगे कि ये जो विधेयक पास हुआ है अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोलेंगे कि ना कि एक काम कीजिए, आप लोग फिर से विचार कर लीजिए। तो विचार करके फिर भेजेंगे, तो उसमें राष्ट्रपति जी साइन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को मन हो जाएगा कि हम इसको पास ही नहीं होने देंगे, तब यूज करेंगे जेबी वीटो और बन जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। तुम लोग कुछ कर लो, हमारे हाथ में सब कुछ है, हम साइने नहीं करेंगे। ठीक है, तो 111 में क्या है? राष्ट्रपति जी का साइन।
जब तक राष्ट्रपति जी साइन नहीं करेंगे तब तक कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा। इसी में वीटो है, जेबी वीटो और पुनर्विचार है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग 112। 112 में है बजट। कैसे याद करेंगे? 112 है तो आप बोलिए एक एक करके हिसाब दो। एक एक करके क्या दो? हिसाब दो। क्या बजट बनाए हो? एक एक करके हिसाब दो। 112 में क्या है? बजट है। बजट क्या है? हिसाब किताब का लेखा जोखा है, आय व्यय का लेखा जोखा है। तो 112 में क्या है? बजट, यानी एक एक करके हिसाब दो जल्दी से। ऐसे भी 12 बजट, 12 बजट ऐसे भी याद कर सकते हैं, 12 बजट। 112 में क्या है? बजट है। ऐसे संविधान में बजट का चर्चा नहीं किया गया, उसमें लिखा गया है आय व्यय का लेखा जोखा। बजट जो है संविधान में नहीं है, उसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। अब चलिए आगे चलते। 113 में क्या है? 113 में देखते हैं। 113 में है बजट में प्राक्कलन है, यानी बजट में किए गए घोषणाओं का कितना खर्च होगा ये बताना है। 112 में बजट आ गया, 113 में बता दिए कितना खर्च होगा। 12 तो आपको याद ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 बजट, एक एक करके हिसाब दो, एक एक करके हिसाब दो। 13 में कितना खर्च होगा इसका घोषणा होगा, यानी खर्च का आकलन होना चाहिए। प्राक्कलन समिति जो है खर्च का आकलन करेगी। 114 बहुत इंपॉर्टेंट है। 114 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। कैसे याद करेंगे? 114, 14 मतलब आप याद कीजिए चाबी। 14 मतलब चाबी, यानी ना ये तिजोरी का चाबी है। 14 क्या है? तिजोरी का चाबी है। 14 क्या है दोस्तों? तिजोरी का चाबी है। जो संचित निधि में हम लोग जो भी टैक्स देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? टैक्स का पैसा जाता है संचित निधि में। तो ये संचित निधि पर ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है नज़र गड़ाए हुए हैं। इसमें से ऐसे कोई पैसा नहीं निकल सकता है, तो इसमें जो है चाबी लगाना पड़ेगा। चाबी कहाँ है? 14 में है। चाबी क्या है दोस्तों? तो 14 में है ना विनियोग विधेयक। क्या है? विनियोग विधेयक है, यही चाबी है 14। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होगा तब तक संचित निधि से पैसा नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों। राष्ट्र कोष में यानी संचित निधि से पैसा कब निकलेगा? जब आप विनियोग विधेयक पास कीजिए। तो 14 मतलब क्या याद रखना है? चाबी। 14 मतलब 114, यानी 14 मतलब चाबी। चाबी क्या है? विनियोग विधेयक, यानी सभी लोग मिलकर के पहले विनियोग विधेयक पास करेंगे, तब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहेंगे कि ठीक है आप पैसा निकाल लीजिए। 14 मतलब चाबी। तो 112 में हो गया एक एक करके हिसाब दो, यानी बजट। 112 में एक एक करके हिसाब दो यानी बजट हो गया। 113 में आकलन हो गया। 114 तो चाबी ही है। 115 में चलते हैं। अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान, यानी कि विनियोग विधेयक द्वारा दिया गया धन महंगाई बढ़ने के कारण यदि कम पड़ जाता है तो क्या किया जाता है? काम रुके ना, इसलिए अतिरिक्त धन दे करके अनुदान दिया जाता है। तो 12, 13 और 15 एक साथ याद रखिए। 12 में हो गया बजट, 13 में हो गया आकलन उसका कितना पैसा खर्चा होगा, और 15 में हो गया और पैसा की जरूरत पड़ता है तो अनुच्छेद 115 में। अब चलिए आगे 116। 16 में 3 टाइप का है, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। 16 में क्या है? लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। लेखा अनुदान क्या होता है? विनियोग विधेयक द्वारा पारित करने में सरकार का समय लगता है, अतः क्या किया गया है? काम को जल्दी प्रारंभ करने के लिए लेखा अनुदान में कुछ एडवांस पैसे निकाल लेती है। यानी कि अब विनियोग विधेयक पास होगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए लेखा अनुदान रखा गया है ताकि एडवांस में पैसा निकल सके जल्दी प्रारंभ करने के लिए। कोई काम जल्दी शुरू करना है तो 116। 16 मतलब जल्दी शुरू करना है। 16 मतलब शुरू करना है। 16 मतलब जल्दी बोला, क्या करना है जी? 16 मतलब जल्दी बोला, यानी लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान किसमें है? 16 में। अब चलिए 17 में। 17, 117। 17 कैसे याद होगा? 17 में याद रखिए ना, आप लोग संता बसंता के चुटकुला सुने हैं? 17 मतलब याद रखिए संता बसंता। संता बसंता के जोक जरूर सुने होंगे। 17 मतलब संता बसंता। संता बसंता के जोक सुने हैं ना? 17 संता बसंता। कैसे दोस्तों? तो संता मतलब 17 हो गया, बसंता मतलब बीत विधायक। संता मतलब 17, बसंता मतलब बीत विधायक। और 110 में क्या था? 10 के इंग्लिश होता है 10, यानी टन टन, यानी कि धन धन। धन विधायक किस में है? 110 में, यानी जो पैसा कौड़ी से संबंधित होगा वो होगा धन विधायक।
ठीक है। और वित्त विधेयक कौन होगा? जो फाइनेंशियल बिल वित्त विधेयक हो गया, आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य, ठीक है, ये हो गया वित्त विधेयक। 117 में क्या है? वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक में किसको रखेंगे? यानी कि जो विधेयक जो है धन विधेयक से संबंधित नहीं है, जो विधेयक धन विधेयक नहीं है और पैसा कौड़ी से संबंधित है तो वो रखेगा वित्त विधेयक में, विकासात्मक कार्य के लिए वित्त विधेयक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 17 में क्या है? संता बसंता। 17 में क्या है? संता बसंता के चुटकुले पढ़ना है। संता मतलब 17, बसंता मतलब वित्त विधेयक। संता बसंता के चुटकुले याद कीजिए। संता मतलब 17, बसंता मतलब वित्त विधेयक। अब चलिए 18 में चलते हैं। 18 में क्या है? 118। 118 में आप वो गाना याद कीजिए, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार। 18 मतलब ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार। अगर ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारिएगा तो हलचल मच जाएगी। यानी कि देश जो है अपने कानून के अनुसार से चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई कंकड़ मार देता है जिससे नया कानून बनाने का जरूरत पड़ता है, तो क्या होता है? संसद में कानून कैसे बनेगा? हो गया अनुच्छेद 118 में। पहले से कानून से चल रहा है संसद का कार्यकाल, यानी देश जो है चल रहा है, लेकिन कोई क्या किया? ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार दिया। 18 मतलब ठहरे हुए पानी में, गाना से याद रखिए, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, मन में हलचल सी मच जाएगी। जब हलचल मच जाएगा तो क्या बनेगा? कानून बनेगा। यानी 18 में क्या है? कानून है। 18 में क्या है? कानून। सदन में कानून कैसे बनता है? 3 वाचन में प्रक्रिया गुजरता है, प्रारूप सदन में रखा जाता है, उसके बाद जो सिलेक्टिव कमेटी बनती है, ठीक है ना। इस तरह से कानून बनता है संसद में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 18 के बाद चलते हैं 19 में। 119 में, 19-20 में नहीं लिखा गया है। चलिए 119 देखते हैं। 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वित्तीय कार्य यानी कोई भी संसद में जो वित्तीय कार्य होगा उसको कानून द्वारा क्या किया जाएगा? विनिमय किया जाएगा। चलिए एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 120 देखते हैं। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। कैसे याद करेंगे बताइए? अरे बहुत ईजी है मेरे भाई। 20 मतलब क्या होता है? जहर। 20 मतलब क्या होता है? जहर। दोस्तों मान लीजिए आप हिंदी भाषा जानते हैं, आपके सामने कोई बंगाली बोलेगा, लगेगा क्या बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी कान के लिए क्या हो गया? वो जहर हो गया। यानी जो भाषा आपको नहीं आता है वो भाषा अगर आपके सामने कोई बोल के थक जाएगा, आप कुछ समझ में नहीं कीजिएगा, यानी आपके कान के लिए वो क्या हो गया? विष हो गया, जहर हो गया। यानी अनुच्छेद 120 में क्या है? जहर है कान के लिए, यानी भाषा है। क्या है? भाषा है। जो भाषा नहीं आता है वो भाषा बोलेगा कोई तो समझ में नहीं आएगा। यानी संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसमें है? 20 में। संसद में केवल हिंदी या इंग्लिश में प्रयोग हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से आप जो है अपनी भाषा अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो अपनी भाषा में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बहुत ही मस्त अनुच्छेद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, अनुच्छेद 121 और 122। जब भी आप 121 सुनते हैं तो आपको दिमाग में 21 और अनुच्छेद 122, 21 जब सुनते हैं ना तो आपके दिमाग में किस आ जाता है? एक किस यानी प्यार मोहब्बत की बात आ जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 121 और 122 जो है, ठीक है, इसी पर हम लोग याद करेंगे। ये ट्रिक के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है। अनुच्छेद 121 और 122 प्यार मोहब्बत है। किस में प्यार मोहब्बत है? तो संसद में और न्यायपालिका में, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या है? प्यार मोहब्बत है। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट में और संसद में जो क्या है? प्यार मोहब्बत है। क्या प्यार मोहब्बत है? ये दोनों जो है ना एगो मामला फिट कैले हैं। क्या मामला फिट कैले हैं? कि आप मत बोलिए हमारे बारे में और हम नहीं बोलेंगे आपके बारे में। जैसे अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया था? दोनों 50-50 यानी दोनों जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। तो और 105 में क्या कहा गया था? 105 में कहा गया था सांसद जो है वह संसद में बोलने के लिए स्वतंत्र है, जे चाहे बोलेंगे। तो उनका मामला जो है न्यायालय में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों जो है तो निपटाएगा कौन? सांसद सदस्य ही मिलकर निपटाएंगे, अध्यक्ष के माने सांसद सदस्य ही मिलकर निपटाएंगे अध्यक्ष के अथी में, मतलब उपस्थिति में। तो मामला जो है संसद में ही निपटा लिया जाएगा। लोकसभा का मामला लोकसभा में, राज्यसभा का मामला राज्यसभा में निपटा लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 121-22 में क्या है?
तो 21 से आप याद रखिए 21 यानी प्यार मोहब्बत की बात है। तो प्यार मोहब्बत जो है संसद सदस्य और न्यायपालिका दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ही हंसी खुशी प्यार मोहब्बत में रहते हैं। 21 में संसद कहता है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। संसद क्या कहते हैं 21 में कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका जो है क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि अच्छा हम पर इतना विश्वास है, जाइए हम भी आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, आप संसद में कुछ भी कीजिए, हम आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोलिए, आप अपना फैसला अपने कर लीजिए, हम आपके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो 121-22 जो है लगता है ना कि वो लोग मामला दोनों मिल करके सेट कर लिए हैं। सबसे पहले संसद बोलेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में संसद में चर्चा नहीं करेंगे, संसद जो है जजों के आचरण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन महाभियोग ला सकते हैं। ठीक है, महाभियोग अब गलती काम कीजिएगा बहुत बड़ा तो महाभियोग ला सकते हैं। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आता है, यानी अभियोग लाएंगे, लेकिन प्रक्रिया वही होगी। तो फिर न्यायालय बोलते हैं कि अच्छा हम पर इतना विश्वास है, जाइए हम भी जो है कोर्ट के कार्यवाही के बारे में संसद में चर्चा नहीं करेंगे, हम भी जांच नहीं करेंगे, लेकिन किंतु विधेयक संवैधानिक है या इसकी जांच होगी। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, लेकिन विधेयक संवैधानिक है नहीं इसकी जांच होगी। यानी कि दो एक्सेप्शन दोनों में है। एक तरफ तो संसद कह रहे हैं कि हम समान रूप से न्यायालय में क्या हो रहा है हम नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन महाभियोग ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही न्यायपालिका भी कहते हैं कि समान रूप में जो है संसद के कार्यवाही के जांच हम नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसा कानून बना दीजिएगा जो मौलिक अधिकार को अगर बाधा पहुंचा रहा है तो हम उस पर एक्शन ले लेंगे। संवैधानिक होना चाहिए, यानी संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और ढांचा के खिलाफ होगा, केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि मूल ढांचा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या किया जाएगा, उसकी जांच होगी, और अगर सही में पाया गया तो जांच में तो उसको हटा देंगे। तो 121-22 याद हो गया आपको। और चलिए अंतिम अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, इसमें अध्यादेश। 1, 2, 3 क्या है? अध्यादेश है। यानी जब संसद के कार्यवाही नहीं चल रही होती है या फिर कोई एक सदन नहीं चल रहा होता है तो विधेयक कैसे पास होगा, इसीलिए एक अध्यादेश की व्यवस्था की गई है। अध्यादेश की व्यवस्था की गई है ताकि जिस समय संसद के कार्यवाही नहीं चल रहा है, न मानसून सन, न शीतकालीन सन, न ग्रीष्मकालीन सन, तो उस समय ज़रूरत के हिसाब से कानून बनाया जा सके। संसद के कार्यवाही द्वारा पहले बिल आता है, विधेयक आता है, फिर वह कानून बनता है। यानी पहले बहस होता है फिर कानून बनता है। ठीक है, लेकिन अध्यादेश में क्या है, पहले कानून बन जाता है और फिर बाद में जो है वह 6 महीना 6 सप्ताह तक, वह जो अध्यादेश है 6 माह और 6 सप्ताह तक रहता है। यानी इसका आयु कितना है, 6 महीना 6 सप्ताह। उसके बाद जो है ना, उसके भीतर में अगर उस पर बहस करके कानून बना लिया गया तो अध्यादेश रहेगा, नहीं था वो मर जाएगा। यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3, राष्ट्रपति गिनेंगे 3 तक के, बोलेंगे 1, 2, 3 और पूछेंगे क्या संसद का सदन चल रहा है, बोलेंगे नहीं चल रहा है। एको को नहीं चल रहा है, नहीं जी एगो तो चल रहा है। अरे तो एगो से थोड़ी पास होगा, अगर संसद के दोनों सदन चलता है तो बोलो। तो बोलते हैं सर नहीं, एको सदन नहीं चल रहा है, या फिर एक सदन चल रहा है, तो कहेंगे जाओ नहीं होगा पास, हम पास कर देते हैं अध्यादेश से। तो 1, 2, 3 गिनेंगे और अध्यादेश जारी कर देंगे। तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करेंगे, लेकिन अध्यादेश का प्रयोग कौन करेंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से, और राज्य में राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री। यानी 1, 2, 3 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। जब संसद का सन नहीं चल रहा हो, आपातकालीन कानून की ज़रूरत हो, तो क्या करेंगे, मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देंगे। लेकिन अध्यादेश की आयु कितनी है दोस्तों? 6 महीना 6 सप्ताह। मैक्सिमम आयु कितना है, यानी 6 महीना में तो 2 सदन के बीच में मैक्सिमम गैप जो है 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी सदन जरूर बैठेगा, उसके बाद 6 महीना तक समय दिया गया है और सदन में जो है उसको पास करा लीजिए। अगर नहीं पास कराए तो क्या होगा, वह ख़त्म हो जाएगा स्वतः ही। यानी इस अनुच्छेद के साथ ही आपका जो है अनुच्छेद 123 तक, अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक टोटल 45 अनुच्छेद खत्म हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।